नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त जमुई से आ रही है, जहां पर एक बुजुर्ग की सोई हुई हालत में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खबर जमुई के बिचवा गांव से सामने आती हुई, जहां पर ये बुजुर्ग 80 वर्षीय बुजुर्ग जो सो रहे थे, उस वक्त रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सोई अवस्था में हथियारों से लैस पहुंचे अपराधियों ने इन्हें ताबड़तोड़ गोली मारी है। जानकारी के मुताबिक हत्या की इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। मृतक का नाम नंद किशोर महतो था। इस घटना के बाद पूरा गांव दहशत में है। मृतक के परिजन इस वक्त आशंका जाहिर करते हुए घटना की जानकारी मिलने के बाद सिकंदरा पुलिस फिलहाल एसडीपीओ जो है वो मौके पर पहुंचे हुए। पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जमीन विवाद और पुरानी रंजिश इसके पीछे की वजह इस वक्त बताई जाती हुई। 20 साल पहले 1991 में इसी परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 20 साल बाद एक बार फिर से बुजुर्ग 80 वर्षीय बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया गया है। वो भी सोई हुई अवस्था में उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई। पिता हर दिन की तरह घर के बरामदे में बताया जा रहा है कि सो रहे थे। रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास 4 से 5 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। अंदर घर में सोए हुए थे, आवाज़ हुआ तो हमारी बहू इस छत पर रहती है, वो उधर से देखी। उसके बाद वो बोली कि भैया आवाज़ हुआ। हम भी आए तो देखे कि 4-5 लड़का यहाँ खड़ा है, हाथ में सामान लिए हुए पिस्तौल। उसके बाद उनको गोली, एक आवाज़ हुआ, उसके बाद गोली लगा उनको और खड़ा है कि कह रहा था कि अभी नहीं मारा गया और मारो। पुलिस से तो अभी तक सर सुबह से तो यही मांग है कि उच्च अधिकारी को बुलाया जाए, उसके बाद अच्छा से कानूनी कार्रवाई किया जाए। कि रात में तकरीबन 1 बजे यह घटना घटी है। कुछ लोग आए थे और जो मृतक का शव देखकर यह स्पष्ट होता है कि उनको गोली बिल्कुल सर में सटा के मारा गया है। बारूद का निशान भी उनके सर पे है। घटना के आसपास एक पेट्रोल का बोतल, जैसा कि उनके परिजनों ने बताया, गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के लिए, और वहाँ माचिस की कई सारी तिल्लियाँ बिखरी हुई थी। और जिस दिशा में परिजनों के द्वारा बताया गया कि वो लोग भागे हैं, हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग घटना का खुलासा करेंगे कि घटना की सच्चाई क्या है। जमुई जिले के सिकंदरा के बिछवे गांव में बीती रात 1 बजे एक बुजुर्ग जो 80 साल उम्र थी, नंद किशोर महतो, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। देख सकते हैं कि सोए अवस्था में गोली मारी गई है। यहीं पर बताया गया है कि रात को 9 बजे खाना खाकर वो सोए थे और अपराधी लगभग 5 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी यहाँ पर हमला बोलते हुए बुजुर्ग को गोली मार दी। और साथ ही यहाँ पर जो एक गाड़ी लगी हुई है उसको जलाने का भी प्रयास किया गया था, उस पर पेट्रोल डाला गया था। घटना के बाद गांव वालों और परिवार वालों में आक्रोश है और परेशानी बढ़ गई है और लोग मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा है, खुद डीएसपी यहाँ पर पहुँचे हैं और घटना का जायजा ले रहे हैं जो हत्या हुई है। बता दें कि इसी घर के 3 लोगों की हत्या 1991 में हुई थी। 20 साल के बाद फिर एक यहाँ पर इस घर में एक शख्स की हत्या, जो बुजुर्ग है, उनकी हत्या के बाद एक बार फिर यहाँ पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है कि आपसी रंजिश या ज़मीनी विवाद या जो भी हो, उसका जो अभी बुजुर्ग की हत्या हुई, तो ये घटना कहीं और आगे ना बढ़े। ऐसी स्थिति में पुलिस के सामने चुनौती होगी कि इस चीज़ को, ऐसी घटना आगे ना हो, उसे रोका जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। अगली खबर पटना के फुलवारी शरीफ से, जहां के कुरकुरी गांव में एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी करने की कोशिश की है। दोनों बच्चों की हालांकि मौत हो चुकी है, जबकि मां की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में कलह को लेकर इस महिला ने अपने ही हाथों अपने 2 बच्चों को जहर दे दिया और उसके बाद खुद घर की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। हालांकि ये महिला इस वक्त इलाजरत है। बताया जा रहा है कि इस महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल आसपास के लोग इसे लेकर किसी तरह की जानकारी सामने नहीं रख रहे। बताया जा रहा है कि आपसी पारिवारिक कलह की वजह से इस महिला ने यह कदम उठाया। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। फुलवारी शरीफ के कुरकुरी जो गांव है, वहां पे एक वारदात हुई है, बड़ी वारदात ये कि इस घर में रहने वाली जो महिला थी, उसने पहले अपने 2 मासूम बच्चों को जो है वो जहर दिया और उसके बाद जब वो मरणावस्था में आए तो खुद
अपनी तीन मंजिला छत से जो है छलांग लगा दी और बगल का जो ये घर है वहाँ पे वो गिर गई। बच्चे की मौत हो गई और उसके बाद महिला जो है उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक हुई। जब इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को हुई, लोगों ने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस तत्काल मौका वारदात पे पहुंची। और यहाँ देखिए ये स्पॉट है जहाँ पे महिला गिरी थी, यही वो जगह है जहाँ पे ये महिला गिर गई और उसके बाद इलाज के लिए पुलिस उसे लेकर के एम्स गई। साथ ही जो दो बच्चे जिनकी मौत हो गई थी, चूँकि महिला ने जहर दे दिया था, बताया जा रहा है कि पारिवारिक जो है कलह थी, काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। जो सास ससुर हैं उनके खिलाफ जो है वो महिला के मन में रोष हुआ करता था और कई तरह की बातें जो है वो आ रही है सामने। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो महिला के जो पति हैं वो खुद रेलवे में जो है ड्राइवर हैं और फिलहाल कल ही वो ड्यूटी पे गए हैं और उसके बाद जो है विवाद जो है वो कल रात और गहराया। और उसके बाद जो महिला जो है वो पहले बच्चों को, चूँकि पहले से जहर लेकर को अपने घर में रखी थी और फिर उसे अपने बच्चों को उसने दे दिया। कहा यह भी जा रहा है कि महिला इससे पहले भी कई बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी थी लेकिन उसमें नाकाम रही। लेकिन कल अचानक से मामला काफ़ी तूल पकड़ा, कहा सुनी हुई। जैसा कि लोग बताए, आसपास के लोगों का कहना है, पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये बातें हम कर रहे हैं कि जब महिला जो है वो संयम खोई तो पहले उसने बच्चों को जहर दिया और फिर यहाँ पे छलांग लगा दी। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं, ये बताइए कि आप लोग खबर किए थे पुलिस को? हम लोग तो यहाँ का नहीं है, मीटिंग करना आया है। तो देखिए फिलहाल इस मामले में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आसपास के लोगों ने ही हालांकि ये जानकारी दी थी। देखिए जैसे ही कैमरा जाता है लोग जो हैं वो भागने लग रहे हैं। तो पुलिस अब इस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। पुलिस के अनुसंधान में क्या बातें सामने आती है ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक छोटी सी वजह जो है, पारिवारिक तनाव जो है, वो पूरे परिवार को जो है तबाह कर दिया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है जहां पर विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी इस दौरान जख्मी हुए हैं। ये पुलिस टीम विवाद सुलझाने के लिए पहुंची थी लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों की तरफ से पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। दोनों गांव के लोगों के बीच भिड़ंत और पुलिस ने 9 लोगों को इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार किया है। हिसुआ थाने के पास सड़क को जाम कर दिया गया। 15 दिन पहले यूरिया वितरण को लेकर इन लोगों के बीच में कहासुनी हुई थी, भिड़ंत हुई थी। इस विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस टीम यहां पर पहुंची हुई थी लेकिन पुलिस टीम के ऊपर ही हमला किया गया है। थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं नवादा से ये खबर आ रही है। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया। सहयोगी अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के। अनिल, आखिर पुलिस पर ये आक्रोश क्यों लोगों का फूटा? पुलिस टीम पर हमला क्यों किया गया है? जी देखिए विवाह, कल जो है सो पुलिस देर रात जो है लोग को समझाने के लिए गई हुई थी। लोग में फिर से एक बार विवाद हो गया था। जो यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कुछ दिन पहले दोनों गांव जिकरुआ और मनमा गांव के ग्रामीण आपस में भिड़ गए थे। तो उसी सूचना के आलोक में पुलिस वहां लोगों का झगड़ा शांत कराने के लिए पहुंची थी। इसी बीच में कुछ असामाजिक तत्व और कुछ जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें हिसुआ थाना अध्यक्ष के हाथ में जाके एक पत्थर लग गया और 2-3 पुलिसकर्मी जो है उसी दौरान घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुल मौके से कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह जवाबी कार्रवाई जो है सो लोगों की तरफ से बताई जा रही है क्योंकि लोग नाराज चल रहे थे कि यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो व्यवस्था जो थी उससे लोग नाराज थे और उसी को लेकर दोनों गांव के बीच में हुई थी। फिलहाल पुलिस अभी 9 लोगों को हिरासत में लेके न्यायिक हिरासत में भेज रही है। हालांकि इससे आक्रोशित होकर लोग आज सुबह हिसुआ थाना के पास रोड का घेराव किए थे मगर वहां पर भी बल का प्रयोग करते हुए सभी को वहां से हटाया गया। अनिल, जो 3 पुलिसकर्मी थाना अध्यक्ष समेत चोटिल हैं उनकी स्थिति कैसी है? अभी सभी खतरे से बाहर बताया, चूंकि पत्थरबाजी हुई थी तो सबको मामूली चोटें आई थी। सभी का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और इस मामले में और लोग जो है उन्हें सीसीटीवी के जरिए चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। संभवतः इसमें अभी और कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए।
अगली खबर बेतिया से, जहां पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, साथ ही साथ नली गली योजना, जो दम तोड़ती हुई नजर आती है। इस योजना के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचना था, नली गली का निर्माण होना था, लेकिन यहां पर निर्माण 4 सालों में तो नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे लाखों रुपए का बंदरबाट जरूर कर लिया गया, ये राशि जरूर निकासी कर ली गई। अब देखिए यहाँ पर लोग इसे लेकर बेहद आक्रोशित हैं। नौतन प्रखंड की पूर्वी नौतन पंचायत के वार्ड संख्या 1 में नल जल योजना के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। 2017 में नल जल और गली नली योजना के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन काम कुछ भी नहीं कराया गया, सिर्फ खाना पूर्ति मात्र यहां पर दिखाकर लाखों रुपए की निकासी जरूर कर ली गई। ये कितना दिन जल नल हल्ला हो गई, पानी बगीचा में बहता, पानी के भेटत नहीं के 4 बरस हो गए। भी बताई, अब वोट आइल बा तो हौ पत्नी दी, हौ मुखिया, हौ पत्नी आके जानता के पेड़ लगा। अपना बारे में वो जानी लो, वो तो चीज हमनी के नहीं से जानत। नली गली सरकार देता हमनी ला जनता ला, आ ओकर फायदा उठाओ तारे लोग। अब बतलाई एकर आगे के प्रक्रिया का हुई, अब रउआ बतलाई। अगली खबर बेगूसराय के बलिया से, जहां पर आपको बताते चलें कि एक शख्स को वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया है, जिसके पास से बुलेट बरामद की गई, खोखे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही साथ 4 जगहों पर चोरी, जो 15 दिन पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, इस मामले में कई सामान की बरामदगी भी इस शख्स के पास से की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान बुलेट पर सवार 2 शख्स को रोका जाता है। हालांकि बुलेट चला रहे शख्स यहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन जो साथ में बैठा हुआ साथी था, जिसका नाम संजीव सिंह बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने जरूर पकड़ लिया और उसकी तलाशी के दौरान उसके पास एक पिस्टल और कारतूस बरामद की गई है। खबर बलिया से, जहां पर 2 दिनों से लापता विपिन को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिलने से परिजन अब अपहरण की आशंका के साथ अब चिंतित भी होने लगे हैं। इसे लेकर के परिजनों ने मामला दर्ज करा दिया है, लेकिन विपिन की कोई जानकारी न मिलने को लेकर के परिवार वालों में डर का माहौल साफ नजर आता है। परिवार वाले अब सुरक्षा को लेकर चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं। विपिन के पिता ने अपने बेटे के अपहरण की आशंका जाहिर की है। ब्रह्मपुर थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया गया है और साथ ही साथ पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला है कि एक विपिन ओझा हैं, उनका अपहरण का एक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और अभी तक अनुसंधान जारी है। 1-2 दिन में हम लोग फाइनल इसमें कंक्लूजन पे आ जाएंगे। और कोलकाता में चल रहे चैंपियनशिप में, कराटे चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने अपना दबदबा दिखाया है। इस टीम ने जीत दर्ज कर यहाँ पर 12 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं और साथ ही साथ ये सबके सामने, इन खिलाड़ियों के सामने ये तस्वीरें देखिए जब उनके भव्य स्वागत किया जा रहा था। चैंपियनशिप में, नेशनल कराटे चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन बनकर बिहार की टीम पटना पहुंचती है। भव्य स्वागत किया गया। 11 गोल्ड और 5 सिल्वर पर कब्जा टीम ने जमाया। विजेता टीम के पटना पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रशिक्षक अमित कुमार ने बताया कि टीम के बेहतर खेल का प्रदर्शन, हौसला अफजाई इन खिलाड़ियों की और चैंपियनशिप में 8 राज्यों की टीमों से बेहतर प्रदर्शन ने हम सबका जोश हाई किया है। कथा में नेशनल चैंपियंस कराटे चैंपियनशिप चला था 2021 का। ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता चली है, जिसमें भारत के 8 राज्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से बंगाल, त्रिपुरा, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, ये सारे स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। जिसमें हमारे बिहार ने 11 गोल्ड ग्रैब किया है और 5 सिल्वर, टोटल 16 प्रतियोगिता हमारे क्लब से। और चैंपियंस ऑफ चैंपियन ट्रॉफी उन्हीं को दिया जाता है जिसके क्लब से, जिस राज्य से ज़्यादा गोल्ड निकाले जाते हैं। तो ये ट्रॉफी, पहला ट्रॉफी हमें बिहार को मिला है, दूसरी ट्रॉफी। और आज डॉल्फिन डे है। इससे पहले कल पटना में डॉल्फिन डे को लेकर के मछुआरों के बीच एक जागरूकता अभियान चलाया गया। मछुआरों को डॉल्फिन की
महत्व के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि कैसे पर्यावरण के संरक्षण में डॉल्फिन का महत्व है और ऐसे में इनका संरक्षण कितना जरूरी हो जाता है। डॉल्फिन एक ऐसी जलीय जीव जिसकी हलचल मन को मोहने वाली होती है। कहते हैं कि यह साफ पानी में ही रहती है। भारत में इसका ठिकाना गंगा और सिंधु नदी है। बिहार सरकार ने भी इनके संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। एक समय था जब पटना के गंगा किनारे बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती थी और लोग इसे देखने भी आते थे। लेकिन धीरे धीरे पटना के नजदीक गंगा से डॉल्फिन दूर होती जा रही है। कई बार इसकी वजह बनते हैं मछुआरे, जो मछली के चक्कर में डॉल्फिन को जाल में फंसा लेते हैं और उनका शिकार हो जाता है। ऐसे ही मछुआरों को जागरूक करने के लिए पटना में गंगा किनारे एक जागरूकता अभियान चलाया गया। मछुआरों को समझाया गया कि डॉल्फिन का गंगा में रहना कितना जरूरी है और ये बाकी मछलियों से कैसे अलग है। जंगल को बचाने के लिए टाइगर को बचाना जरूरी है, टाइगर को बचाने के लिए जंगल को बचाना जरूरी है। उसी तरह से गंगा के डॉल्फिन जो कि बहुमूल्य धरोहर है हमारा, ये भारत में ही सिर्फ मिलती हैं। भारत की जो गंगा है उसकी सहायक नदियों में मिलती हैं, घाघरा में, गंडक में, कोसी में, और कहीं नहीं मिलती है। नेपाल में मिलती है और बांग्लादेश में मिलती है, इसलिए इसे बहुत जरूरी है बचाना। जागरूकता अभियान में भारी संख्या में मछुआरों ने हिस्सा लिया। मछुआरों का कहना है कि अब वो लोग दूसरों को भी जागरूक करेंगे। हमारे सब जाते हैं लोग मछली मारने के लिए, जैसे चाचा हो गए, बाबा हो गए, कोई और लोग भी अगल बगल के भी जाते हैं मारने के लिए। तो डॉल्फिन पकड़ाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। और लोग भी जैसे मछली उछली होता है तो उसको रखता है, और ये लोग तो ऐसे ही है कि इसको छोड़ दिया जाता है। डॉल्फिन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए इस तरह के जागरूकता अभियान बेहद जरूरी है, क्योंकि नदी किनारे के मछुआरे समझ गए तो गंगा की स्वच्छता तो बरकरार रहेगी ही, डॉल्फिन भी सुरक्षित रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो चूंकि आज डॉल्फिन डे है और इसलिए एक बार फिर से अररिया में डॉल्फिन अभ्यारण्य की मांग जो है वो तेज होती नजर आती है। आपको बताते चलें कि इस क्षेत्र में अभ्यारण्य बनने से यहाँ पर रोजगार के सृजन होंगे। लोगों को इस बात को लेकर के जागरूक करते हुए यहाँ पर समाज सेवी नजर आते हैं। उनकी भूमिका बेहद खास और महत्वपूर्ण है। पटना के रहने वाले डॉल्फिन मैन के नाम से इनकी ख्याति भी है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया आर.के. सिन्हा ने 2013 में परमान नदी में 35 डॉल्फिन को खोजा था और उसके बाद अब ये संख्या बढ़कर 50 जा पहुंची है। नेपाल से निकलने वाली नदी चकोरवा गांव के पास बूढ़ी नदी के रूप में तब्दील हो जाती है और इसी रूप में इसकी पहचान भी यहां पर स्थापित है। बताया जाता है कि आगे जाकर ये जोगबनी के मीरगंज में परमान कहलाती है। जोगबनी से पूर्णिया के बायसी तक ये नदी 104 किलोमीटर लंबी है और इन क्षेत्रों में अब ये मांग तेज हो रही है कि इस क्षेत्र में डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर अभ्यारण्य का निर्माण किया जाए और ऐसे में आने वाले वक्त में ये परिस्थिति बनती है तो यहाँ के लोगों को इससे रोजगार हासिल होगा। मछुआरे यहाँ पर बेहद सजग हैं डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर। राष्ट्रीय जलीय प्राणी है और यह एक गौरव का बात है कि अररिया जिला के आज जो पहचान है डॉल्फिन की वजह से ही है। अररिया में हम लोग लगातार बैठक भी करते हैं, मछुआरों के बीच लोगों को बताते हैं कि इसको बचाना है। पोस्टर, बैनर, साइनेजेस के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। त्रिशुलिया घाट है ये, यहाँ डॉल्फिन बहुत है। हम लोग डेली देखते हैं, यहाँ 10 ठो 5 ठो डेली जागता उगता है। सब आदमी यहाँ उसको प्रेम से देखता है। डॉल्फिन को आप लोग भी बचाते हैं? हाँ, बचाते हैं। यहाँ उसको कोई छूता नहीं है, सब देखता है, देख के अपना सब जाता है। तो पहले तो लोग जो है पकड़ लिया करता था। नहीं, अब कोई नहीं पकड़ता है, उसका सुरक्षा सब करता है। झारखंड की राजधानी रांची, जहां पर पूजा पंडाल का निर्माण शुरू हो गया। दुर्गा पूजा यहां पर भव्य तरीके से मनाई जाती है और अब पूजा पंडालों का निर्माण, मूर्तियों को आकार दिया जाना, ये तमाम तैयारियां इस वक्त जरूर हो रही हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने इससे लेकर कुछ शर्तें तय की हैं। इन शर्तों की वजह से पूजा पंडाल समिति के लोग जो हैं वो जरूर परेशान हो रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नवरात्र शुरू होने वाला है, पंडाल बनने लगे हैं,
मां की प्रतिमाएं तैयार है, यानी राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की पूरी तैयारी है। लेकिन दुर्गा पूजा के इस उत्साह में सरकार का गाइडलाइन आड़े आ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी प्रतिमा की ऊंचाई को लेकर है। सरकार ने मूर्तियों का आकार अधिकतम 5 फीट तय किया है, लेकिन 5 फीट से ज्यादा ऊंचाई की प्रतिमा बनकर तैयार है। तस्वीर है और जो दुर्गा की प्रतिमा है 5 फुट से ज्यादा तैयार की गई है। मूर्तिकार का साफ तौर पर यह कहना है कि मुझे 1 साल पहले इसकी सूचना दी जाती तो मैं इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं बनाता, लेकिन सरकार की अधिसूचना जारी होने से 1 महीना पहले ही हम लोग बनाना शुरू किए हैं। सरकार के गाइडलाइन पर पूजा समितियों ने भी सवाल उठाए हैं। साथ ही बच्चों के पंडाल में प्रवेश की मनाही पर भी आपत्ति जताई है। प्रतिमा जो भी बन गई है, चाहे 8 फीट हो, 9 फीट हो, 7 फीट हो, उसी का निर्माण वही पंडालों में लगेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सब पूजा पंडालों ने ले चुके हैं। इसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे। दरअसल दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन क्या है, अब ये भी जान लीजिए। प्रतिमा की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 5 फीट होनी चाहिए। भोग और प्रसाद के वितरण की इजाजत नहीं है। पंडाल में एक बार में सिर्फ 25 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश पंडाल में वर्जित है। पंडाल के आसपास खाने पीने का ठेला नहीं लगाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। थीम आधारित दुर्गा पूजा पंडाल नहीं बनेंगे। विसर्जन के दौरान नहीं निकाले जाएंगे जुलूस। स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में सभी लोगों को अवगत कराया है। जैसे कि 5 फीट की मूर्ति होनी चाहिए, 3 साइड से कवर्ड होना चाहिए, कोई लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, मेला प्रदर्शनी नहीं लगना चाहिए। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने पूजा समितियों के साथ बैठक की, जिसमें न सिर्फ गाइडलाइन की जानकारी दी गई, बल्कि पूजा समितियों को हर हाल में गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। वहीं सिटी एसपी ने कहा है कि पंडालों के साथ साथ पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। पंडाल को लेकर के डिप्लॉयमेंट करेंगे और इसके अलावा चूंकि जब भी ये त्यौहार होता है तो लोगों का घूमना और निकलना लगातार बदस्तूर जारी रहता है। इसको लेकर के हमारी पेट्रोलिंग पार्टी और हमारी जो अलग से क्यूआरटी भी रहेगी, जो कि रेगुलर ऐसे क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेगी, ताकि किसी भी अपराध की घटना को कोई भी अंजाम न दे सके। कोरोना को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसे पूजा समिति मानना भी चाहते हैं, लेकिन इस बार भी कोरोना पर आस्था भारी नजर आ रही है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला